साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 164 में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज विद्या की बात होगी। सभी परिवारों में, सभी घरों में एक चीज जानने की जिज्ञासा बहुत अधिक होती है। हमारा बच्चा क्या करेगा, हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, बच्चा का करियर क्या होगा, पढ़ाई में मन लगेगा कि नहीं लगेगा, ये किस तरफ जाएगा, इसका करियर किधर होगा, ये जानने की जिज्ञासा सभी में होती है। तो आज उसी चैप्टर को हमने उठाया है, विद्या को। तो विद्या की बात करते हैं तो विद्या को कैसे जानेंगे। सर्वप्रथम हम आपको हर बार यही कहते हैं कि जानने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा स्रोत जो क्या है, सबसे बड़ा स्रोत हमारी कुंडली है। कुंडली से ही जानते हैं। और कुंडली में भी किस किस चीज से जानते हैं। कुंडली में 12 इसके 4 स्तंभ होते हैं। क्या होता है इसका मतलब, कुंडली के भाव, कुंडली एक हो गई, राशियां हो गई, ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए। इन्हीं से हम जो है जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो है उसको नजदीक पहुंचते हैं कि किसका क्या करियर होगा, क्या होगा, विद्या की क्या स्थिति होगी। अब विद्या के लिए हम क्या क्या देखेंगे, बस ये आता है कि विद्या के लिए क्या देखा जाएगा। तो विद्या के लिए देखते समय हमको ये देखना है कि क्या किस किस भाव से, कुंडली की ही बात करते हैं, कुंडली को ही आप समझने का प्रयास करें। कुंडली में हम किस भाव से विद्या को समझने की कोशिश करते हैं। विद्या के लिए वैसे तो कहा गया है 5वां भाव। 5वां भाव से विद्या विवेक का ज्ञान होता है। लेकिन विद्या में देखने के लिए क्या क्या, विद्या कई तरह से होती है। विद्या एक नहीं, विद्या एक तो हमारा ज्ञान क्या होगा, ज्ञानवान होंगे कि नहीं होंगे, विवेकवान होंगे कि नहीं होंगे, विवेकवान, फिर बुद्धिमान होंगे कि नहीं होंगे, बुद्धिमान होंगे कि नहीं होंगे। तो ज्ञानवान, विवेकवान, बुद्धिमान, चालाक, ये सब चीजें, तो इन सब चीजों के लिए यहां तो खाली विद्या की बात आती है कि विद्या हम पढ़ाई लिखाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो पढ़ाई लिखाई की ही बात नहीं, पढ़ाई लिखाई के नहीं, लेकिन हमें देखने के लिए क्या क्या होगा कि किन किन भावों को हम देखें तो हम ये समझ पाएंगे कि हमको विद्या का ज्ञान हो जाएगा। कि कोई भी कुंडली होगी, मान लीजिए ये तुला लग्न की कुंडली हमने बनाया है। तुला लग्न में 7, 8, 9, तो खुद आप जानते ही हैं कि यहाँ पे तुला लग्न है तो यहाँ वृश्चिक हो जाएगा, यहाँ धनु, यहाँ मकर, यहाँ कुंभ, यहाँ मीन, यहाँ मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, फिर तुला आ जाएगा। इसी तरीके से कुंडली बनती है। अब देखने के लिए क्या है कि किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय, सर्वप्रथम जन्म के समय हम ये देखते हैं कि जन्म के समय जन्म उसका हुआ, जन्म लग्न का काला खाना ये होता है, लग्न का भाव ये होता है। इस भाव से ही हम लग्न को हमेशा देखेंगे। अब द्वितीय भाव हमारे क्या होता है, आप ये भी समझिए कि एक तो जो है सबसे पहले हम ये भी देखेंगे द्वितीय भाव किस किस तरीके से हम जान सकते हैं। द्वितीय भाव और भावेश। जब हम भावेश लिखेंगे तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि भाव का स्वामी भावेश कहलाता है। तो द्वितीय भाव हमेशा आपका वही रहता है कि भाव नहीं बदलेगा। ये प्रथम भाव होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। भाव कभी नहीं बदलता है। इसमें राशियां बदल जाती हैं। राशियां कुछ भी हो सकती हैं, 1 से लेके 12 तक की कोई राशि यहाँ हो सकती है। 1 हो सकता है, 2 लिखा हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। तो द्वितीय भाव को हम क्यों देखते हैं, सबसे पहले इसको समझें कि द्वितीय भाव को हम क्यों देखेंगे। जबकि पंचम भाव विद्या का है तो हम पंचम भाव को सीधे न देख के हम द्वितीय भाव और द्वितीय भावेश क्यों देखेंगे। ये भाव हमारा जो है परिवार का भाव होता है, ये भाव हमारा धन का भाव होता है, ये भाव हमारे वाणी का भाव होता है। अब प्रथम शिक्षा बच्चे को कहां से मिलती है कि बच्चा जब भी जन्म लेगा तो उसको पहली शिक्षा कहां से मिलेगी, पहली शिक्षा उसके परिवार से ही उसे मिलती है। और यहां से परिवार उसे शिक्षा देता है, परिवार से शिक्षा मिलती है और परिवार ही उसे आगे बढ़ने में मदद करता है, परिवार ही उसकी पालन पोषण करता है, परिवार ही उसे धन होता है। क्योंकि धन का भाव भी है तो धन का तो द्वितीय भाव और भावेश को देखेंगे कि बच्चे की वाणी कैसी होगी, बच्चे को कितना सामर्थ्य होगा उसके परिवार में उसे पढ़ाने के लिए, उसे लिखाने के लिए और उसे बताने के लिए। तो जब ये नहीं अच्छा होगा तो निश्चित तौर पे अगर किसी भी का द्वितीय भाव अच्छा नहीं है
परिवार का सपोर्ट नहीं है, परिवार कमजोर है, धन से कमजोर है, तो निश्चित रूप से शिक्षा पे उसका प्रभाव पड़ेगा और शिक्षा जो है उसकी उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी और फिर वो आगे चल के भाग गया अपने मेहनत से जो है कुछ भी करे, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा उसे दिक्कत आएगी। इसलिए द्वितीय भाव और द्वितीय। दूसरा चीज क्या हम देखते हैं, दूसरा चीज हम देखते हैं इसमें चतुर्थ भाव को। अब चतुर्थ भाव और भावेश। अब चतुर्थ भाव और भावेश को, चतुर्थ भाव को क्यों देखा जाएगा? चतुर्थ भाव किसका है? चतुर्थ भाव हमारे माता का भाव है। यहाँ से जो है मकान, भूमि, भवन आदि चीजें भी, सुख सुविधाओं को देखते हैं, लेकिन यहाँ से माता को भी देखा जाता है। तो माता को जब भी हम देखेंगे तो माता कौन होती है? माता बच्चे को संस्कार देने वाली, सबसे प्रथम शिक्षा देने वाली कौन गुरु कही गई है? सबसे प्रथम शिक्षा बच्चे को कोई भी देता है तो माता ही एक ऐसी है कि माता जो है प्रथम शिक्षा देती है। इसलिए हम इसको देखते हैं, चतुर्थ भाव को भी देखते हैं कि चतुर्थ भाव और भावेश कैसे है कि माता उसको जो है जैसी मिलेगी उसके संस्कार वैसे होंगे, और जब संस्कारवान होगा तो निश्चित वो अच्छी शिक्षा की तरफ भी बढ़ेगा, विवेकवान भी होगा। और अगर माता अच्छी नहीं हुई, माता नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति बच्चे के संस्कार में कमी आएगी, जिससे उसके विवेक में भी कमी आएगी, और विवेक में कमी आने से उसको शिक्षा की तरफ उसका रुझान कम होगा और वो फिर पढ़ाई लिखाई में मन उसका नहीं लगेगा। फिर अब पांचवा भाव आप जानते हैं, ये भाव हो गया, चौथा भाव हो गया, पांचवा भाव विद्या का भाव ही होता है। पांचवा भाव ये क्या है? तीसरी चीज पंचम भाव और भावेश। तो पांचवा भाव क्या कहता है? पांचवा भाव भावेश। तो पांचवा भाव क्या करेगा? पांचवा भाव हमारे बुद्धि विवेक का भाव है, और बुद्धि और विवेक को ये दर्शाता है। यहीं से हम बुद्धि को देखते हैं। कुछ और हमारे शास्त्रों में कुछ जगह वर्णित है कि उच्च शिक्षा की बात जब हम करते हैं तो उच्च शिक्षा की बात हम नवम भाव से करते हैं, लेकिन आप यहाँ समझिए कि उसको नवम भाव को भी देखेंगे, लेकिन यहाँ चतुर्थ भाव से हम जो है स्कूली शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, उसे चतुर्थ भाव से देखा जाता है, और पंचम भाव से हम शिक्षा को देखते हैं कि हमारी शिक्षा कैसी होगी, हमारा ज्ञान कैसा होगा, हमारा विवेक कैसा होगा। इसे हम देखने का प्रयास पंचम भाव से करेंगे। चौथी चीज इसमें क्या चीज आप जानने के लिए, शिक्षा के लिए जानने के लिए क्या करेंगे? चौथा हम देखेंगे नवम भाव को। नवम भाव और भावेश। और नवम भाव भावेश को हम देखेंगे तो नवम भाव क्या है? नवम भाव हमारे भाग्य का भाव है, और किसी भी कार्य को करने में भाग्य का जो है सबसे ज्यादा भाग्य का प्रभाव होता है कि भाग्य हमारा कितना जो वो है। और ये पिता का भाव भी होता है, तो जो पिता का भाव भी है तो पिता के सहयोग की भी आवश्यकता होती है संतान को, एजुकेशन और उच्च शिक्षा का भाव भी है। तो जब उच्च शिक्षा का भाव है तो जब हम हायर एजुकेशन की ओर जाते हैं तो हमें उच्च शिक्षा का यहाँ से ज्ञान होता है। उसके बाद एक भाव को हम और भी देखते हैं कि 11वें भाव को भी देखते हैं, क्योंकि 11वां भाव आय का भाव है। एकादश भाव एकादश भाव। अब शिक्षा के लिए एकादश भाव है भावेश। भावेश को हर एक में देखेंगे। भावेश बहुत ही महत्वपूर्ण करीब होता है। एकादश भाव चूंकि आय का भाव है कि आय हमें जो है शिक्षा हमसे आय की क्या स्थिति होगी, आय से ही हमारा जो है सारा उद्देश्य जुड़ा हुआ है कि शिक्षा करना, पढ़ाई लिखाई करना हमारे आय से जुड़ा हुआ है। तो आय हमें कैसा प्राप्त होगी, ये इतना तो आवश्यक देखना है। यदि आप डीप स्टडी करना चाहते हैं, आप उसके अंतर्गत जाना चाहते हैं, आप सही तरीके से समझना चाहते हैं, तो इतना जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चे का क्या वो होगा। अभी हम इसको समझाएंगे भी। उसके बाद लग्न और चंद्रमा, लग्नेश और चंद्रमा, को भी देखना, इन दोनों को भी देखना इसलिए आवश्यक होता है कि लग्न हमेशा जो है, लग्न हमारा लग्न राशि और चंद्रमा को देखेंगे, यहाँ चंद्रमा को और चंद्र राशि को। चंद्र राशि ये क्या बताएगा? लग्न क्यों है? लग्न हमारी शरीर है,
इसको तो हर एक चीज कुछ भी आप देखते हैं तो आपको हमेशा वैसे बताया कि लग्न और चंद्रमा को लग्न लग्नेश चंद्रमा और चंद्र राशि को इसको देखना इसलिए आवश्यक होता है कि लग्न हमारा शरीर होता है। जो हमारा शरीर होगा तभी हम कुछ आगे का कार्य होगा, वो आगे की चीज देखी जाएगी। और चंद्रमा हमारा मन है, मन हमारा जो है जैसा होगा मन ही हमको ले जाता है, तो मन का देखना जरूरी है। और विद्या में तो इसकी और भी आवश्यकता होगी, क्योंकि चंद्रमा लग्न जो है शरीर, शरीर से हम जब असंतुष्ट होंगे, शरीर हमारा बली होगा तो हम पढ़ाई में ध्यान लगेगा। और चंद्रमा जो है मन का कारक, मन हमारा जो है केंद्रित होगा, तभी हम विद्या की ओर आगे बढ़ पाएंगे। अब आपने ये देखा ये चीज। अब इसके बाद कुछ चीजें और देखी जाती हैं। वो क्या चीजें देखी जाती हैं? जब तक इतनी चीजें आप नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं, आपने पांचवें भाव को देख लिया कि पंचम भाव को हमने देखा कि पांचवें भाव में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कहाँ गया है, तो उससे आपने यदि कर लिया तो आप पूरी तौर पे इसे नहीं समझ पाएंगे कि क्यों। और उसके बाद आपका रिजल्ट गलत आता है कि हमने पांचवें भाव को देखा था, पांचवें भाव में हमारे गुरु की राशि थी और गुरु वहां बैठा भी हुआ था, गुरु शुभ ग्रह है, और शुभ ग्रह होने के बाद भी गुरु क्या किया कि हमको ज्ञान नहीं हुआ। बुध वहां बैठा था, बुद्धि नहीं हुई, हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं चली। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि ये सारे कारण होते हैं। जब तक इन कारणों को आप नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। अब ग्रह की बात भी आ जाते हैं कि ग्रह कौन कौन से इसको प्रभावित करते हैं। अब ग्रह की बात करते हैं तो एक सबसे पहले तो एक शुभ ग्रह क्या है? गुरु ग्रह, बृहस्पति जिसे कहते हैं गुरु। गुरु से हम क्या देखते हैं? ज्ञान को देखते हैं। आपको मालूम है कि ज्ञान जो है, ज्ञान कितना है कि ज्ञान को देखा जाता है गुरु से। उसके बाद बुध ग्रह आता है। बुध ग्रह क्या किसको दिखाता है? बुध ग्रह हमारा जो है किसको? बुद्धि को दिखाता है। तो गुरु और बुध को भी देखना आवश्यक होगा कि ज्ञान और बुद्धि का ग्रह हमको कितना है। फिर अलग अलग ग्रह है, अलग अलग ग्रह अलग अलग तरीके से हमें परिभाषित करते हैं। सूर्य, जैसे सूर्य हमें है, सूर्य हमको तेज देता है, तेज देता है। सूर्य भी विद्या के कारक होते हैं, ये आप जानते हैं कि सूर्य से किसने लिया था? सूर्य से जो है विद्या किसने ली थी? सूर्य आरोग्य देने वाले हैं, सूर्य हमें तेज देने वाले हैं, सूर्य हमारा मान सम्मान बढ़ाने वाले हैं। सूर्य से शिक्षा किसने लिया था? हनुमान जी ने सूर्य से ही शिक्षा ली थी। तो सूर्य भी गुरु की तरह ही है, सूर्य भी हमको देने वाले हैं, तो सूर्य से तेज मिलता है। चंद्रमा आदि प्रभावित, अब कौन से ग्रह प्रभावित होंगे? सूर्य प्रभावित होगा। तो सूर्य क्या है? राजतंत्र भी है। तो आप ये भी समझें कि पहले तो ये चीजें आपने समझा कि सूर्य यदि प्रभावी हो, तो सूर्य प्रभावी हो तो हमें किस तरह का होगा? सूर्य जो है राजतंत्र में राजा है, और राजा है तो राजा नौकरी दे सकता है, तो सरकारी नौकरी के भी योग बनेंगे। सूर्य का यदि प्रभाव हो, सूर्य से प्रभावित होगा, सूर्य बली होगा तो कौन होगा? राजा होगा। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा को रानी भी कहा जाता है। तो चंद्रमा जो है क्या है? हमारे मन को दर्शाता है, हमारी भावुकता को दर्शाता है। तो चंद्रमा भी चूंकि राजतंत्र में राजा रानी के रूप में जुड़े हुए हैं, तो ये भी जो है सरकारी नौकरी को देता है। चंद्रमा जल तत्व तो है। अब अलग अलग जब विस्तृत वार्ता कहीं होगी तो उसमें ये बताया जाएगा कि चंद्रमा किस तरीके से हमें किस किस क्षेत्र में ले जा सकता है। अभी तो आप ये समझिए कि केवल हम बुद्धि, विद्या बुद्धि की विवेक की बात कर रहे हैं, इसलिए उसी तक चल रहे हैं। जबकि सूर्य होगा तो सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, वो सूर्य अग्नि तत्व ग्रह है, तो अग्नि से संबंधित सारी चीजें आपको जो है दिखाई देगी। उससे सरकारी नौकरी दिखेगी, जहां तेज सम्मान, मान सम्मान, इज्जत हो, उससे संबंधित। चंद्रमा जो है जहां भावुकता हो, जल से संबंधित, जल तत्व है, जल से संबंधित चीजों से संबंधित रोजगार होगा, अनाज से होगा। तो ये सब चीजें बाद में आगे विस्तृत में भी चर्चाएं, जो अलग से वीडियो बनेंगे उसमें चर्चा होगी। मंगल आपका जो है, मंगल आपका तेज है, तो मंगल जो है क्या करता है? मंगल को बल कहते हैं, इसे फोर्स कहते हैं। तो मंगल कहाँ ले जाता है? मंगल हमें कहाँ ले जाएगा? मंगल हमेशा हमें जो है फोर्स की तरफ ले जाएगा। तो हम सेना में हैं, मिलिट्री में हैं, उसके बाद आपके जो है पुलिस में जा सकते हैं। मंगल हमें और कहाँ ले जाता है? मंगल हमें चिकित्सा क्षेत्र की ओर ले जा सकता है। तो मंगल इन सब क्षेत्रों में, सेना, पुलिस, चिकित्सा क्षेत्र, क्योंकि ब्लड का कारक होता है, चिकित्सा क्षेत्र की ओर ले जा सकता है। और फोर्स वाले जितने भी कार्य होंगे वो सारे कार्य मंगल कराएगा। तो मंगल इन तरह की शिक्षाओं में
ज्यादातर आकर्षित करेगा। बुध बुद्धि का कारक है, बुध बुद्धि का कारक है, तो ये क्या करता है, बैंकिंग, देखिए जहां बुद्धि लगती हो, तो जैसे मैथमेटिक्स में बुद्धि लगेगी, तो मैथमेटिक्स का ये जो है बैंकिंग का आप नोट भी कर सकते हैं, बैंकिंग का कार्य, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और खोज संबंधित कार्य जो होंगे, जिसमें खोज होती हो, रिसर्च होता हो, रिसर्च वाले सारे कार्य जिसमें बुद्धि का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होता है, रिसर्च के सारे कार्य बुद्धि से होते हैं। बृहस्पति गुरु असल में ज्ञान का क्या है, तो गुरु अध्यात्म की ओर ले जाएगा। गुरु जो है अध्यात्म गुरु कहां ले जाएगा, आध्यात्म में ले जाएगा, ज्ञान कराएगा। ऐसा व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा न भी हो और गुरु के प्रभाव में हो तो ज्ञानी होता है, फिर उस्मान सम्मान अपने गुरु की वजह से कमा लेता है। गुरु जो है हर तरीके से आपको यह अध्यात्म उसको ले जाता है। उसका शुक्र की बात कर दें, शुक्र आपको कहां ले जाता है, शुक्र जो है संगीत की दुनिया। शुक्र जो है किसका देवता है, आपको मालूम है, शुक्र किसे शुभ ग्रह है। गुरु और शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। और शुभ ग्रह क्या है, शुक्र हमारी जो है लग्जीरियस चीजें, तो लग्जीरियस चीजें कहां है, शुक्र कहां ले जाएगा, टीवी चैनल्स, मीडिया का आपको कार्य कराएगा। मीडिया में जो है जिसमें आपको जो है बहुत ज्यादा लग्जीरियस होता है और बहुत ज्यादा लोग देखने वाले होते हैं, जिसमें सोशल मीडिया, अब इसमें सभी समझ लीजिए, सोशल मीडिया और शुक्र स्त्रियों से संबंधित जो भी चीजें होंगी, जहां पे उस तरह की चीजें होंगी कि स्त्रियों समेत इस तरीके के कार्यों की ओर ये जो है खींचता है, तो उसी सब से संबंधित पढ़ाई लिखाई हर चीज में उस पर ध्यान जाता है। और शनि जो है, शनि क्या करता है, शनि जो है पृथ्वी के अंदर निकलने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितनी भी धातुएं होती हैं, जैसे आपका तेल है, खनिज है, सोना है, चांदी है, तांबा है, कोयला है, जो भी चीजें पृथ्वी से निकल रही हैं उन सभी पे जो है शनि का प्रभाव होता है। ऑयल है, क्रूड ऑयल है, तो ऐसी शिक्षा की ओर ले जाएगा कि जो पृथ्वी से निकलने वाली वस्तुओं की, जो पृथ्वी से निकलने वाले वस्तुओं की, निकलने वाले धातु या धातु तेल आदि, ये जो भी हैं, पेट्रोल, ये सब सारे, इन सब से जुड़े शिक्षा का ग्रहण करेगा। तो ये तो हमने आपको ग्रहों वाइज बताया, भाव वाइज बताया। अब देखा क्या जाता है, अब इसमें देखा जाता है भाव भावेश कारक। बात आती है किसकी, भाव भावेश और कारक की बात आती है कि भाव भावेश और कारक, तो क्या चीज आप देखते हैं, भाव देखते हैं, भावेश देखते हैं और कारक देखते हैं। इन्हीं भाव भावेश कारक से ही हमारा सारा निर्णय होता है। जो और डीप स्थिति में जाते हैं उन नक्षत्रों को भी देखते हैं कि नक्षत्र कौन से है, किस नक्षत्र में है। अब किसी भी कुंडली, मान लीजिए यही कुंडली है, इसमें हम देखते समय क्या क्या देखेंगे कि द्वितीय भाव को देखेंगे। तो द्वितीय भाव में क्या है, द्वितीय भाव का कारक, द्वितीय भाव कैसा है, द्वितीय भाव हमारा धन भाव है। द्वितीय भाव को आप देख ही रहे हैं, धन भाव जान रहे हैं, धन कुटुंब रत्न बंधन का भाव है। अब इस पे किन ग्रहों की दृष्टि है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है। इनकी शुभता कैसे जानते हैं, भाव की शुभता जानते हैं, आपको पहले ही बताया जा चुका है। किन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हों, यहाँ पे जो है इसके अगल बगल के भाव में कोई पाप ग्रह न हो, पाप कथरी योग में न हो, या शुभ कथरी योग में हो, दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हों, या शुभ ग्रह न भी हो तो पाप ग्रह न हो, ये हो, और एक से ज्यादा पाप ग्रहों की दृष्टि न हो, तो ऐसी स्थिति में भाव शुभ होता है। तो भाव शुभ हो गया, आपने ये जाना कि भाव शुभ हुआ। भाव शुभ होने का भावेश कौन हुआ, तो भावेश यहाँ का द्वितीय भाव का भावेश मंगल हुआ। अब मंगल की स्थिति क्या होगी कुंडली में, मंगल की स्थिति जो भी कुंडली में होगी वही जो है ये बताएगी कि हमारी बुद्धि कैसी होगी। अब यहां मान लीजिए मंगल जो है कहां बैठ जाए, मंगल 6, 8, 12 में बैठ जाएगा, तो निश्चित तौर पे मंगल कमजोर होगा। 6, 8, 12 में बैठने पे मंगल कमजोर हो जाएगा, क्योंकि 6, 8, 12 दुख का भाव है। तो ये हमको क्या है, पारिवारिक दुख, तो किस तरह का दुख देगा, यहाँ समझने की बात होगी कि यहाँ दुख किस तरह से मिलेगा। अगर हमारा ये भाव भावेश नहीं ठीक है, यही दिक्कत आ रही है, तो इस दिक्कत में क्या होगा कि हमारे परिवार से हमको
कोई सहयोग नहीं प्राप्त होगा शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए। और भावेश, और वही भावेश क्या हुआ, केंद्र में आ गया या त्रिकोण में आ गया। त्रिकोण आप केंद्र जानते हैं कि चौथा, पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये केंद्र भाव है। त्रिकोण की बात करते हैं तो पहला, 5वां और 9वां ये त्रिकोण भाव है। अगर यही मंगल कहाँ आ जाए, केंद्र या त्रिकोण में आ जाएगा तो शुभ स्थिति में होगा, और शुभ स्थिति में होगा तो क्या करेगा, वो यहाँ से पारिवारिक हमको सहयोग प्रदान करेगा, और परिवार से सहयोग मिलने पे हम क्या करेंगे, ये हमारा भावेश अच्छा हो जाएगा, पारिवारिक सहयोग ये हो। और उसी में कहीं मंगल जो है यहाँ चौथे भाव में आ गया, तो चौथा भाव में मकर राशि में ये उच्च का होता है तो और भी ज्यादा बलिष्ठ हो जाएगा, तो और ज्यादा अच्छा है हमारा। तो आपको पता लगाइए कारक यहाँ का कौन होता है, और दूसरे भाव का कारक कौन होता है, दूसरे भाव का कारक गुरु होता है। धन का कारक है, धन के कारक गुरु होते हैं। तो गुरु को आप देखेंगे कि गुरु कहाँ बैठा है, गुरु भी इसी तरह आप जानेंगे, कोशिश करेंगे कि गुरु अगर केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है तो अच्छा है। गुरु अगर 6ठे, 8वें, 12वें बैठा है, 3, 6, 11वें बैठा है तो गुरु अच्छा नहीं है। जबकि गुरु शुभ ग्रह है, गुरु वैसे भी होता है, उसके लिए शुभता में कमी आ जाती है। तो ये कारक को आप जानेंगे। नक्षत्र की बात करते हैं, नक्षत्र दीप स्थिति में करते हैं, तो उसमें देखना होगा कि यहाँ का नक्षत्र किस नक्षत्र में बैठा था, जिसके नक्षत्र में बैठा होगा उस तरह से व्यवहार होगा, उसका व्यवहार आ जाएगा। तो ये तो भाव की बात हुई। अब ये मान लीजिए ये चीजें अच्छी हुई तो आपको मतलब पारिवारिक आपको पता लगेगा कि हमको परिवार से जो है, हमारे कुटुंब से, हमारे परिवार से हमको शिक्षा के लिए उस जातक को, उस बच्चे को जो है सहयोग मिलेगा। चौथा भाव, फिर ये आप चौथे भाव की बात करते हैं तो इसमें भी भाव इस कारक देखेंगे, स्थिति वही रहेगी, केंद्र या त्रिकोण में होगा तो अच्छा फल देगा। 6ठे, 8वें, 12वें होगा, 3, 6, 11वां होगा तो उसका परिणाम जो है हमें अच्छा नहीं मिलेगा। इसे आप देखेंगे, इससे देखेंगे तो इससे आपको क्या ज्ञान होगा, इससे ये मालूम होगा कि वो व्यक्ति जो है उसकी माँ का सुख प्राप्त है, माँ के द्वारा उसे संस्कार दिया गया हो, संस्कारिक होगा, और संस्कारिक होने के बाद वो अच्छी विद्या प्राप्त कर सकेगा। उसके बाद 5वां भाव विद्या का भाव होता है, और विद्या का भाव विद्या का है। इसका स्वामी कहाँ गया, भाव को देखेंगे तो भाव तो विद्या का है, ठीक है। अब भाव पे शुभ ग्रह और पाप ग्रहों की दृष्टि यहां भी देखेंगे, फिर इसके स्वामी को देखेंगे, इसका स्वामी कहाँ गया, तो जहां भी इसका स्वामी जाएगा उस हिसाब से फल देगा। इसका स्वामी यदि 6ठे आ गया तो शत्रु, रोग, चिंता, संदेह, पीड़ा। अब आप मान लीजिए विद्या भाव के स्वामी, एक स्वामी को आप समझिए कि विद्या भाव का एक हम उदाहरण दे रहे हैं कि विद्या भाव का स्वामी यहाँ कौन हुआ, शनि हुआ। शनि यहाँ बैठ गया तो ये मालूम हो रहा है कि शनि यहाँ बैठा है, स्वराशि में बैठा है, त्रिकोण में है, तो निश्चित ही शनि जो है विद्या में हमको प्रगति कराएगा, हमारी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। वही शनि अगर यहाँ आके बैठ गया 6ठे भाव में, 6ठे भाव में बैठा तो 6ठे भाव में क्या होगा, शत्रु, रोग, चिंता, संदेह, पीड़ा। तो यहाँ पे आप वो व्यक्ति जो है शत्रु की वजह से, रोग की वजह से, चिंता की वजह से, पीड़ा की वजह से, इन सबसे जो है कुछ न कुछ व्यतीत रहेगा तो रोग में परेशानी आएगी। वो 7वें भाव में आ गया तो उसको सहयोगी ऐसे मिल जाते हैं, पार्टनर का भाव है, कोई न कोई सहयोगी ऐसे मिले हैं जो उसे सहयोग करेंगे। केंद्र का भाव हो गया, और केंद्र में शनि आएगा, केंद्र में आएगा तो शुभ होगा, और शुभ हो जाएगा, केंद्र में आने पे शुभ फल देने लगेगा। त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र से संबंध बना दिया तो विष्णु लक्ष्मी का योग होगा, और ऐसे में शनि जो है क्या करेगा, हमारी विद्या में बढ़ोतरी करेगा। यदि शनि यहाँ आ गया 8वें भाव में तो 8वां दिक्कत परेशानी का भाव है, और यहाँ आएगा तो दिक्कत परेशानी हमें क्रिएट करेगा। 9वें आ गया तो हमारे भाग्य का भाव है, तो भाग्य को हमारे प्रबल करेगा, पिता से हमें सहयोग दिलाएगा क्योंकि ये भी त्रिकोण का भाव है। उसके बाद 10वें आ गया तो 10वें आने पे क्या करेगा, 10वें आएगा तो कर्म भाव है, तो उसका कर्म इतना बलि कर देगा केंद्र में आके कि कर्मठ इतना हो जाएगा कि वो अपने पढ़ाई लिखाई में इतना ज्यादा मन लगाएगा कि वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद 11 भाव में आ गया तो विद्या से ही आय का, विद्या उठ के कहाँ चली आई, आय में चली आई, तो विद्या आय में विद्या ही उसको ऐसी देगा कि विद्या ऐसी होगी जिससे उसको अर्निंग का स्रोत बनेगा, आय करने लगेगा। व्यय में आएगा तो विद्या पे वो व्यय तो विद्या का ही व्यय करने लगेगा। यही एक अच्छा होता है कि 12वां भाव अशुभ भाव होता है, लेकिन विद्या के क्षेत्र में 12वें भाव को अशुभ नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, उसका कारण है अगर विद्या का व्यय किया जाएगा तो वो मान सम्मान और इज्जत में वृद्धि करेगा। विद्या का व्यय करना यानी व्यय भाव है तो व्यय से व्यय होगा, तो किसका व्यय होगा, विद्या का व्यय होगा, क्योंकि वही तो है, विद्या आ रही है तो विद्या का व्यय होगा। लग्न में आ गया तो शरीर पे आया, वो भी केंद्र भाव है तो यहाँ भी अच्छा होगा। दूसरे भाव में आ गया तो धन भाव है उसके बुद्धि का, तो यहाँ भी अच्छा होगा।
तीसरे में आएगा तो यहाँ पराक्रम का है, तो ऐसे में व्यक्ति को संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब उसे विद्या प्राप्त होगी। और बाकी आपने समझ लिया। इस तरीके से आप जब गणना करेंगे तो ये देखें तो ये अच्छा होना चाहिए, चतुर्थ भाव अच्छा हुआ तो माँ का सहयोग मिलेगा, पंचम भाव अच्छा हुआ तो ये मिलेगा। अब नवम भाव को भी यही से भाव भावेश कारक को देखेंगे तो भाव भावेश कारक जो होगा यहाँ पे भी देखेंगे, तीनों यदि अच्छे हैं। अब यहाँ का कारक कौन होता है? यहाँ का कारक आपको मालूम है, यहाँ का कारक गुरु ही होता है। गुरु यहाँ का भी कारक गुरु, यहाँ का भी कारक गुरु। यहाँ का कारक चंद्रमा और बुध होते हैं, यहाँ का गुरु और बुध दोनों को कारक माना गया है, तो कारक को भी आप देख लेंगे। यहाँ चंद्रमा कारक होते हैं, चंद्रमा को आप देखेंगे, यहाँ का कारक चंद्रमा है, चंद्रमा को भी देखा जाएगा। उसके बाद नवम भाव ये जो किसका है? नवम भाव जो है पिता का भाव है, भाग्य का भाव है। तो इस भाव के भी भाव भावेश और कारक को आप देखेंगे। इसी प्रकार आप एकादश भाव के भी भाव भावेश कारक को देखेंगे। अगर इन भाव भावेश कारकों में जितनी ज्यादा संख्या में आपको शुद्धता प्राप्त होगी, विद्या का स्तर भी उतना ज्यादा अच्छा होगा। और जितना कम संख्या प्राप्त होगी, जैसे किसी एक भाव ठीक है, दूसरा भाव ठीक है, तीसरा भाव ठीक है, और किसी का ये सब सारे भाव ठीक है, सारे भाव ठीक है, सारे कारक ठीक है, तो उसकी विद्या बहुत उच्च शिक्षा जाएगा, बहुत हायर एजुकेशन करेगा। और जिसका कम होगा उसी हिसाब से उसी रेशियो में कम होगा। इस प्रकार आपने ये आज जाना कि विद्या को हम कैसे समझते हैं और कुंडली में कैसे समझेंगे। ये समझे तो आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी अन्य चैप्टर के साथ आपके पास उपस्थित होंगे। अभी सभी को प्रणाम, धन्यवाद।